नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहा बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के जरिए बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रशिक्षण के आखिरी दिन भी प्रशिक्षण शिविर में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीति, योजनाएं, समाज में मीडिया की महत्वता और सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में भी विस्तार से अपने विचार रखे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करने पर जोर दिया गया। देखिए, 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर 3 मिनट में नहीं जान सकते क्योंकि 3 दिन 13 सत्र चले हैं। लगातार अलग वक्ताओं ने लगभग 40-45 मिनट तक उद्बोधन दिया है। उसके बाद एक 15 से 20 मिनट की इंटरेक्टिव क्लास चली है। सबने उस विषय पर सवाल पूछे हैं और अलग अलग सत्र रहे हैं, अलग अलग विषय रहे हैं और सबने उसमें सीखने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, लेकिन ये परंपरा पुरानी होने के बाद नवनीत भी है। मक्खन पुराना भी है, लेकिन मक्खन रोज निकलता है, इसलिए नवनीत भी होता है। इसलिए हर बार विषयों का चयन वो उस समय की जरूरतों के हिसाब से होता है और उस हिसाब से जब विषयों का चयन हो जाता है तो उसके वक्ता भी उसी के हिसाब से तय होते हैं और उसका प्रेजेंटेशन भी उसी खास विधि से होता है। निश्चित रूप से क्षेत्र पोषण की बात भी है, बहुत सशक्तिकरण की बात भी यहाँ के सत्रों में हुई है। आगामी क्या क्या गतिविधियां राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिली थी उस सब की व्यास हुई है। तो विजन क्या हो नेताओं का, दूर तक का सोचने का, अमृतकाल की कैसे तैयारी करें, ऐसे सब विषयों पर चर्चा हुई। प्रशिक्षण शिविर का आज तीसरा दिन और विधिवत इसका समापन हो चुका है। कमरपाल गुर्जर जी शिक्षा मंत्री हमारे साथ, इनसे हम जान लेते हैं। सर, क्या कुछ रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा ये प्रशिक्षण रहा है और इसमें जो हाजिरी थी वो 100% थी और 100% के साथ 100% टाइम के साथ थी। यानी कि ऐसे नहीं लोग आए और चले गए, सब के सब लोग पूरे टाइम से उपस्थित रह के सबने जो भी हमारे वक्ता है उनकी बात सुनी। क्या गुरु मंत्र दिया? नहीं, गुरु मंत्र कुछ ऐसा नहीं होता है, तो प्रशिक्षण होता है। अगर आपको हम अंदर बैठा लें तो आप सोचोगे कि हम चर्चा क्या कर रहे हैं। हम दुनिया में जो जो समस्या है उन पर सब पे, अगर पर्यावरण की दुनिया की समस्या है तो हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं बैठ के वहां। अब आप सोच रहे हो हम सत्ता की चर्चा कर रहे हैं, जबकि वहां सत्ता की चर्चा कर ही नहीं रहे, वहां उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। देश में गरीबी है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं और समस्याएं उन पर भी चर्चा कर रहे हैं। लोगों तक जो योजनाओं का लाभ है वो पहुंचा जाए, इस पर बात हुई? निश्चित तौर से इन सारी चीजों पर बात हुई कि हमारी जिम्मेदारी है, सरकार ने जो योजनाएं बनाई है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो और जो अंतिम व्यक्ति है उसका लाभ मिलना चाहिए। चौटाला सवाल उठा रहे हैं। नहीं, अबे चौटाला जी को तो प्रशिक्षण के बारे में नॉलेज नहीं है ना जी। वहां तो एक ऐसी पार्टी है जो परिवार की पार्टी है, वो उनके ही परिवार के लिए, उनके पिताजी बन सकते हैं, उनके बाबा जी बन सकते हैं, वो अपने आप बन सकते हैं, उनके बेटे बन सकते हैं, उनकी पत्नी बन सकती है, उनका भाई बन सकता है। बस वो वहीं तक की है कि वहां तक बन सकता है, उससे अलावा कुछ नहीं। और केवल ध्येय क्या है कि सत्ता प्राप्त करना। यहाँ सत्ता प्राप्त करना देनी है, यहाँ देश का सर्वांगीण विकास दे है, उसको प्राप्त करने के लिए सत्ता जरूरी है, इसलिए सत्ता प्राप्त करनी। देश का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो सके, इसको लेकर इन शिविरों का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। ठीक है, अच्छा, मैंने जिक्र मैं अपना नहीं किया। मैंने ये कहा कि धनखड़ जी उस उम्र के ब्रैकेट में है जब जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर ये पद मिलते हैं उन लोगों को जिन्होंने सामाजिक जीवन में राज्यपाल नहीं बनूंगा। क्या राज्यपाल मतलब वैसे ही है, कच्ची नौकरी। मैंने बताया ना, 5 साल के लिए जो गठबंधन है अगर वो काम ठीक करता है तो पार्टी कहेगी कहाँ चले, लेकिन कौन सी पार्टी ऐसी है कि हम किसी की बैसाखी लेके चले। आपकी दूरदर्शिता क्या कह रही है सर? मेरी दूरदर्शिता यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का आज का जो उनका जमीनी पकड़ है वो 8 साल पहले थी, वो नहीं है, अब बहुत मजबूत हुई है। मंत्री जी हैं अनिल विज जी, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, क्या कुछ रहा इन 3 दिनों में? 3 दिनों में पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो कार्य पद्धति है, पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, उसको कैसे मजबूत करना है, इस पर भिन्न भिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
किस तरीके से मजबूती प्रदान करेंगे? 2024 का जो लक्ष्य है कि भाई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। नहीं, देखिए, इसमें चुनाव संबंधी कोई चर्चा नहीं हुई। इसमें तो कार्यकर्ताओं का जो बौद्धिक विकास है उसके बारे में बात हुई है, क्योंकि हम एक विचारधारा वाली पार्टी हैं। तो विचारधारा से सब ओतप्रोत हों, विचारधारा के कारण हम आगे बढ़ें, उस पर इसके ऊपर जोर दिया जाता है। तो क्या 2024 में इंडिपेंडेंट लड़ने का कोई नहीं, उसका कोई ऐसा अभी कोई चर्चा नहीं है उसके ऊपर। तो आप सुन सकते हैं कि अनिल विज ने भी साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो चुका है और 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण आज खत्म हो चुका है। तो मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। साथ ही प्रशिक्षण के आखिरी दिन भी प्रशिक्षण शिविर में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीति योजनाओं, समाज में मीडिया की महत्वता और सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में विस्तार से यहां पर अपने विचार रखे और साथ साथ संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा उसको लेकर भी यहां पर बात की गई। – 2024 पर अहम फोकस रहा इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2024 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी इस प्रशिक्षण शिविर में बात रखी गई। साथ ही साथ शिविर में कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क पर जोर दिया जाए। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमारा रक्षा सामर्थ्य विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता नेता बनते हैं। पार्टी के साथ जुड़े हुए सामान्य कार्यकर्ता भी देश में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं। वहीं शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दक्षिण एशिया महाद्वीप में भारत का वर्चस्व बड़ा है। बहादुरगढ़ पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। एक तरफ अग्निपथ योजना को देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया, तो वहीं मानसून सत्र को लेकर भी कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि मानसून सत्र में जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और रुपए में गिरावट का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों से किए गए पीएम के वादे को भी याद दिलाया जाएगा। देश की संसद का सत्र, मानसून सत्र देश की संसद का कल से शुरू हो रहा है, जिसमें 4-5 प्रमुख मुद्दे हम उठाने का काम करेंगे, राज्यसभा के अंदर उठाएंगे। पहला मुद्दा अग्निपथ की जो योजना आई है, ये पूरे देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, फौज को ये कमजोर करने वाली है और देश के युवा के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। खास तौर पे हरियाणा का बहुत नुकसान हुआ, जहां 5000 से ज्यादा पक्की भर्ती हर साल होती थी, अब वो घटाकर 963 केवल अग्निवीर भर्ती होंगे, जिसमें से 240 पद पक्के होंगे 4 साल के बाद वो। तो ये हरियाणा के युवा के साथ, देश के युवा के साथ, देश की फौज के साथ और देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है। इसको उठाने का काम करेंगे। रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई के 70-75 साल के रिकॉर्ड सारे टूट गए। पेट्रोल डीजल इतना महंगा कभी नहीं हुआ, गैस का सिलेंडर 1000 से ऊपर पहले कभी नहीं गया। तो महंगाई की बात, रुपए में जो गिरावट आई है और रिकॉर्ड बेरोजगारी की, यानी कि अर्थव्यवस्था आज डामाडोल दिख रही है देश की, वो बातें हम उठाने का काम करेंगे। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को फिर झटका लगने वाला है। आने वाले 18 जुलाई से रोजमर्रा की कई वस्तुओं के लिए आपको अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
जीएसटी की 47वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें 18 जुलाई से बढ़ जाएंगी। दरअसल 29 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले 18 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, जिसके चलते महंगाई के और बढ़ने की संभावना है। 8 जुलाई से प्री पैक्ड लेबल वाले कृषि उत्पादों जैसे पनीर, लस्सी, छाछ, पैक्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़ जैसे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, यानी इन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। वहीं रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आना जाना सस्ता हो जाएगा। फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, इंट्राओक्यूलर लेंस पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हरियाणा के यमुनानगर से अवैध खनन को लेकर करोड़ का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला भी ऐसे था कि अवैध खनन तो होता, लेकिन उस खनन के रवाना बिल बनाए जाते थे, जिसकी सच्चाई सामने आते ही खनन अधिकारी ने 4 जगह को चिन्हित कर उनके मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। लेकिन खनन विभाग की इस कार्रवाई पर खनन ठेकेदारों ने सवाल उठा दिए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। यमुनानगर में अवैध खनन को लेकर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अवैध खनन तो होता ही था, साथ ही उस खनन सामग्री के रवाना बिल गोवा, गुजरात और जम्मू कश्मीर के बनाए जाते थे। दिखाया जाता था कि ये खनन सामग्री वहाँ से खरीदी गई है। और जब इस मामले की सच्चाई सामने आई तो खनन अधिकारी ने 4 जगह को चिन्हित कर उनके मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। 4 स्क्रीनिंग प्लांट थे, उनके बारे में एक पत्र आया डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी से मेरे पास। तो एक आईटी सेल की रिपोर्ट भी उसके साथ थी। तो उसमें एक फर्जी ईरवाना का मामला था। आईटी सेल की रिपोर्ट में गोवा से, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से व अदर स्टेट से रवाना दिखाया गया था पोर्टल पर। गोवा से या जम्मू कश्मीर, गुजरात से मेरा ऐसा मानना है कि पॉसिबल नहीं है कि ये खनी जा सकता है। तो उस विषय में मैंने एक कंप्लेंट पुलिस थाना में दी है। तो 4 स्क्रीनिंग प्लांट है, उनको प्लांट्स के नाम से मेरे पास आया था और मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया। पहले एक मैनुअल पर्ची चलती थी हमारी, मैनुअल पर्ची में दिक्कत आई पूरे हरियाणा में, तो तब ये ईरवाना पोर्टल जनरेट किया। इस मामले को दर्ज किया गया तो खनन कारोबारियों में हलचल पैदा हो गई। हालांकि खनन विभागों की इस कार्यवाही पर खनन ठेकेदारों ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग अपने ही आदेशों की अनदेखी कर गलतफहमी से यह कार्रवाई कर रहा है। वहीं जब इस मामले में खनन ठेकेदारों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो दिलबाग ग्रुप के एक ठेकेदार ने बताया कि विभाग अपने ही आदेशों की अनदेखी कर रहा है। अब इस एफआईआर की बात करें, जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये डिपार्टमेंट ने अपने ही ऑर्डर्स और अपनी ही गाइडलाइंस को प्रॉपर नहीं देख पाए हो, जल्दी में कुछ हो गया। ये विद इन वीक और 10 डेज डिपार्टमेंट भी इंक्वायरी कर रहा है और माननीय पुलिस विभाग में भी इंक्वायरी। जो भी मैटर होगा आपके संज्ञान में लाएंगे। एक तरफ धनौरा रंजीतपुर तो दूसरी तरफ ताजेवाला से भी कई ऐसे फर्जी बिलों के मामले सामने आने लग गए। यहाँ खुदाई तो जमीन के 40 से 50 फीट तक हुई, पर इस खुदाई का आज तक कहीं पर कोई हिसाब नहीं, जिससे ये तो साफ है कि जिले में खनन क्षेत्र में अवैध खुदाई कर सरकार को अब तक सैकड़ों करोड़ों का खनन माफिया चूना लगा गया। लेकिन इन मामलों में अभी तक महज 4 प्लांट मालिकों के खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब माइनिंग अधिकारी ने इन सभी प्लांट मालिकों को नोटिस देने का फैसला लिया है। हमें कुछ खबर मिली थी कि यहाँ पर सरकार के राजस्व को घाटा कर रहे थे, कुछ लोग राजस्व चोरी कर रहे थे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो फर्जी रवाना बनाकर अनदर स्टेट से, जैसे गोवा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश
तो ई पोर्टल पर चढ़ाकर यहाँ पे परचेजिंग दिखा रहे थे और उनकी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने उस पर पर्चा दर्ज कर दिया है, जो कि कुछ कंपनियों के खिलाफ, कुछ क्लिनिक प्लांट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसमें 420, 419, 500, 468, 71 और माइनिंग एक्ट की जो धाराएं वो लगा दी है और इसका आगामी कार्य हम जल्दी करेंगे। अब देखना होगा कि इस बड़े फर्जीवाड़े में किन किन का नाम सामने आता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि यमुनानगर में हुए इस करोड़ों के फर्जीवाड़े ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, हरियाणा न्यूज। पलवल पुलिस को अवैध हथियार के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। जिला पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। दरअसल 2 आरोपी भारी मात्रा में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में पकड़े गए हैं, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी में स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा, जिससे अवैध हथियार बनाने के उपकरण सहित 1.5 दर्जन औजार बरामद किए गए हैं। साथ ही 35 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे, कुल 41 अवैध हथियार सहित 11 मैगजीन अलग से बरामद किए गए। आपको बता दें कि फरार चल रहे दोनों आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किया था तो माननीय एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार तो इसमें ये सख्त निर्देश थे कि इसके जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ जाकर इस पे रेड की जाए। तो इसका 18/7 तक इसका रिमांड था। तो रिमांड के दौरान हमारी टीम इसको लेके मध्य प्रदेश गई थी, जहाँ पे इसकी वेपन की मैन्युफैक्चरिंग करता था और वहाँ पे जाके हमारी टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया गया और इसके घर पे जाके जहाँ ये भट्टी थी और भट्टी से इसका जो काफ़ी जो सामान मैन्युफैक्चर जो बनाता था। सिरसा में इन दिनों नशा पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए और नशेड़ियों को दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि नशा प्रभावितों के उपचार के लिए सिरसा ने एक और डी एडिक्शन केंद्र स्थापित किया है, तो वहीं नशा छोड़ने को प्रेरित करने के लिए परामर्श केंद्र भी खोले गए हैं। दरअसल नशा पीड़ित और उनके परिवार सामाजिक ताने बाने के चलते आगे आने से घबराते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को नशे के दलदल से निकालना और नशा छोड़ने को प्रेरित करने के उद्देश्य से परामर्श केंद्र भी बनाए गए हैं। तो मौजूदा स्थिति में हमारे जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक स्टेट वाइज जो पॉलिसी है डी एडिक्शन को लेकर के, उसे अभी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम जो है हमने केयर के नाम से रखा है, यानी कोऑर्डिनेशन, सारे डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो जनरल पंचायतें हैं वो भी, और उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन करनी है। जो पेशेंट्स एडिक्ट हो चुके हैं उनको दोबारा मुख्य धारा में लाने की कोशिश करनी है, एजुकेशन करनी है ताकि लोगों को बचाया जा सके, और एनफोर्समेंट करनी है, यानी कि नशे की जो बिक्री है उस पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश। कुरुक्षेत्र के एक निजी स्कूल बस चालक की लापरवाही के चलते चलती गाड़ी से एक 5 साल की बच्ची पहले चलती बस से गिर गई। उसके बाद पिछला चक्का उसके शरीर पर चढ़ गया, जिससे बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई। कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में मासूम का इलाज चल रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के 4 दिन बाद भी अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। घटना के एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लगी है, एक टांग पे चोट आई है और एक बाजू पे फ्रैक्चर आया टांग पे, और यहाँ कुल्ले में फ्रैक्चर आया। कौन से स्कूल में पढ़ती है? ये ग्रीनफील्ड पर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है और 1st क्लास में मेरी गुड़िया। स्कूल की तरफ से कोई मिलने आया बच्चे? स्कूल की तरफ से हमें कोई मिलने नहीं आया। कोई कंप्लेंट की स्कूल वालों की? हाँ जी, कंप्लेंट की? हाँ जी। तो कोई रिस्पांस मिला? कोई कंप्लेंट? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। और इधर सीआईए स्टाफ पुलिस को 2 मामलों में बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल जगाधरी के बुढ़िया नहर में 15 मई को 5 लोगों की डुबोकर मारने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने रक्षक विहार नाके से आरोपी शंकर उर्फ
सौरभ पंडित को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं दूसरे मामले में CIA 2 की टीम ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह युवक हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। अब दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 5/22 को बूढ़िया नहर पुल में 5 लड़के डुबो के मार दिए थे। उनमें एक आरोपी शंकर भी था, जिसको गिरफ्तार किया गया और पेश अदालत किया जा रहा है। और रूबल नाम का व्यक्ति है जो छारी गांव से है, इसके पास बिना लाइसेंस की पिस्टल थी, उसमें गिरफ्तार किया गया। तो आपको बता दें कि यमुनानगर में CIA 2 की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग मामलों में ये बड़ी सफलता जो है वो CIA 2 की टीम को मिली है। एक मामला जो है 5 लोगों को नहर में डुबोकर मारने का, और दूसरा मामला जो है उसमें हथियार बरामद किए गए थे। तो आपको बता दें कि अब हत्या के मामले में फरार आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब पुलिस जो है आगे की जांच भी कर रही है कि इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। रतिया में शहीद आजम उधम सिंह का बलिदान दिवस 30 जुलाई को मनाया जाएगा। इसके लिए कंबोज सभा की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक लक्ष्मण दास नापा समेत कई नेता शिरकत करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन और कंबोज सभा के सदस्य श्याम कंबोज ने कहा कि इस कार्यक्रम को आने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 30 जुलाई को सुबह 10 बजे शहीद आजम उधम सिंह के बलिदान दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर शहर के सभी चौराहों को लड़ियों और फूलों से सजाया जाएगा। सावन के महीने में कावड़ लाने का अपना ही महत्व है। कोरोना के करीब 2 साल बाद एक बार फिर से शिव भक्त हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे हैं। जहां कावड़ियों की सुविधाओं के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो वही सामाजिक संगठन भी पीछे नहीं। वहीं अंबाला पुलिस ने भी हरिद्वार से कावड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। ट्रैफिक DSP जोगिंदर शर्मा ने बताया कि अंबाला में जहां भी शिविर लगाए जा रहे हैं, वहां पर स्पेशल पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जब कावड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों की भीड़ बढ़ेगी तो कई रूटों को ट्रैफिक के लिए बदल दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।